हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं के फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। 2025 का जो मॉडल पेपर है उसके सॉल्यूशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आपका जो बोर्ड का पेपर है जो 8 मार्च को होने वाला है फिजिक्स का, वो कुछ इसी प्रकार का होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में हैं और आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला उसमें भी किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज के इस मॉडल पेपर के बारे में। देखिए आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है और कुछ बातें आपके सामने लिखी हुई हैं इंस्ट्रक्शंस के रूप में, तो पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको देखने को मिलेंगे ही आपके एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। याद रखिए हम इस वीडियो में आपको एमसीक्यू और फिर इन द ब्लैंक्स के बारे में बात करने वाले हैं ना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आर त्रिज्या के एक समान धन आवेशित पतले गोले खोल के कारण उसकी सतह के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि एक आर त्रिज्या का एक समान आवेशित पतले गोले खोल के कारण उसकी सतह के अंदर, मतलब ये कोई इस तरह से और इस पर एक समान आवेश बाहर की ओर मौजूद है ना, इसकी सतह के अंदर की ओर, मतलब यहाँ कहीं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान इन्होंने पूछा है। तो इसके अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, इसका आंसर 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक कूलाम आवेश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान होता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम 1 कूलाम चार्ज इज। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या होता है। विद्युत फ्लक्स के लिए हम इस तरह से साइन का यूज करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो क्यों यहाँ पर कहा गया है कि 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 कूलाम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमको जो आंसर मिलता है वो क्या मिलता है? 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र निम्न में से नहीं है। द फॉर्मूला टू फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें हम जो संधारित्र में संचित ऊर्जा है उसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसका देखिए आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है U बराबर 1 अपॉन में सी स्क्वायर वी। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर वी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक की खालिस्तान बातों पर निर्भर करता है। देखिए कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है वो देखने वाली बात है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? ताप में वृद्धि होने पर घटता है, पहला है ना। दूसरा, आकृति पर निर्भर नहीं करता परंतु केवल इसके आयतन पर निर्भर करता है। आयतन पर भी कहाँ करता है ना? ताप में देखते हैं, ताप जैसे हमने क्या होता है निश्चित होना चाहिए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढ़ता है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में तो क्या होता है? घटता है। चालकता में वृद्धि होने पर घटता है, चालकता में वृद्धि होने पर घटता है। क्या होता है? चालकता में वृद्धि होने पर घटता है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आप जानते हो R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन में A। ठीक है, तो ये क्या है? चालक यानी कंडक्टर की लंबाई है, ये उसका एरिया है। तो एरिया के क्या होता है? ये यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है जबकि लंबाई के समानुपाती होता है। रो यहाँ पर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोधकता यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत आवेश क्यों नियत v वेग से चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में गतिशील है? आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाण होगा। एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज। तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाता है? तो यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक या चुंबकीय बल है उसका फॉर्मूला यहाँ होता है क्यू वी बी
साइन थीटा, क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर हमको कहा गया है कि वो लंबवत दिशा, लंबवत यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो थीटा का मान हमारे पास कितना है 90 डिग्री आ गया। तो अगर हम यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 का जो मान होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो इस तरह से इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है F बराबर क्यू वी बी। क्या आंसर जाएगा, F बराबर क्यू बी, तो इसका आंसर हो जाएगा से, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता में सही संबंध है ना। तो यहाँ पर चुंबकीय प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध है। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है बै काई एम बराबर म्यू आर माइनस 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। ये हो जाता है इनका बीच में जो रिलेशन है वो ये रिलेशन है। ठीक है, फिर देखिए, फिर यहाँ पर है 7th क्वेश्चन है प्रेरकत्व की विमा, द डायमेंशन ऑफ इंडक्टेंस। जो इंडक्टेंस है उसकी यहाँ पर विमा यहाँ पर पूछी गई है। क्या पूछी गई है, विमा यहाँ पर पूछी गई है। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर M1L2T-2 A-2। ठीक है, इसको देखिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इस तरह से कि जो हेनरी, इंडक्टेंस को हेनरी से शो करते हैं ना, H बराबर क्या होता है वेबर अपॉन में ए। वेबर क्या है, ये यहाँ पर चुंबक के लिए आता है। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं J अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम फिर लिख सकते हैं V इंटू में S वोल इंटू सेकेंड यहाँ पर हो जाता है, और ये यहाँ पर A। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो जब इसका हम विमेय सूत्र निकालते तो हमको क्या मिलेगा M1L2T-2 एंड A-2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह नियम दिया गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड फ्लक्स। दिस लॉ इज गिवन बाय। इस लॉ को किसने दिया था, इस लॉ को किसने दिया था, तो ये हमको बताना है। तो देखिए ये किसने दिया था, फेराडे ने दिया था। किसने दिया था, फेराडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 मिलियन का एक शुद्ध प्रेरक हेनरी। ठीक है, 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ का प्रेरकीय प्रतिघात बताना है। क्या बताना है, प्रेरकीय प्रतिघात आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका देखिए जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर आंसर हो जाएगा 7.85 × 10⁻³ ठीक है, इसको आप निकाल कैसे सकते हो, तो इसको आप इस तरह से निकाल सकते हो। XL बराबर आप यहाँ से निकाल सकते हो ओमेगा L से। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो, जिसको भी आगे आप इस तरह से 2πfL। यहाँ पर F क्या है, ये इसकी आवृत्ति है, L क्या है यहाँ पर आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका मान आप यहाँ से निकाल सकते हो, और L आपका हेनरी दे ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला आपके मिल ही गया है। जल शोधन में जीवाणुओं को मारने में उपयोग किया जाता है। द वेव्स यूज टू किल बैक्टीरिया इन वाटर प्योरिफिकेशन। अवरक्त तरंगों का, परावैंगनी तरंग, सूक्ष्म तरंगे या फिर गामा तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पराबैंगनी या फिर अल्ट्रावायलेट तरंगों का यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए वायु के सापेक्ष हीरे का क्रांतिक कोण होता है। द क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू एयर इज। तो वायु के सापेक्ष हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो कितना होता है भाई, यहाँ पर इसका कितना होता है 24.41 डिग्री। क्या होता है 24.41 डिग्री, इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए मेलस के नियम का गणितीय रूप है। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मेलस लॉ। तो मेलस के जो रूल है उसका जो गणितीय रूप होता है I = I0² cos θ।
ठीक है, ये इसका आंसर होता है। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का रूप नहीं है। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन डज नॉट हैव द फॉर्म। तो कौन सी फॉर्म जो आइंस्टीन के जो प्रकाश विद्युत समीकरण है या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन नहीं है आइंस्टीन की, वो देखिए यहाँ पर कौन सी है। तो उसका आंसर यहाँ पर है हमारा 1/2 या हाफ mv² इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये यहाँ पर इसका आंसर मतलब ये समीकरण नहीं है। ठीक है, बाकी हो सकती हैं। ठीक है, वैसे इस तरह से निकाला जाता है ये E बराबर यहाँ फाई नॉट प्लस के मैक्स के बराबर हम देखते हैं हाफ mv² यूजुअली होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। इस स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होने वाली है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से पता करना है। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाता है वो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतनी ही है। वो आपकी ग्राउंड स्टेट में, कौन सी अवस्था में, ग्राउंड स्टेट में है। तो यहाँ पर जो उसकी एनर्जी है वही क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, वही क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। किसी परमाणु के भीतर उसका अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसका कुल धनावेश उसके केंद्र में संकेंद्रित होता है। ये बात तो सही है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन उन पर कार्यरत कूलाम बल के प्रभाव परिक्रमा करते हैं। इस मॉडल द्वारा परमाणु के स्थायित्व को स्थापित किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको नहीं पर फोकस करना है। याद रखिए आपको किस पर फोकस करना है, आपको नहीं पर। तो इस मॉडल द्वारा परमाणु के स्थायित्व को स्थापित किया गया, ये बिल्कुल बात सही नहीं है। ठीक है, इसके बारे में तो थॉमसन ने पहले भी बता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम परमाणु बनाते हैं। इसका अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का मान होता है ना। तो 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलते हैं और क्या बनाते हैं, हीलियम परमाणु। वैसे तो हीलियम ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, मुक्त ऊर्जा का मान यहाँ हमसे पूछा गया है। तो इसकी मुक्त ऊर्जा का मान देखिए क्या हो जाएगा, इसकी मुक्त ऊर्जा का मान हो जाएगा 12.86 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगा, 12.86 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर देखिए परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालक होता है। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक। किसकी तरह बिहेव करता है ये सेमीकंडक्टर, तो ये कुचालक की तरह। किस तरह की, कुचालक की तरह, इंसुलेटर। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ही ये क्या करेंगे, चालन करेंगे, वरना ये कैसे होंगे, कुचालक की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व ग्राही अशुद्धि है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। इनमें से कौन सा जो है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है। तो यहाँ पर जब 13वें वर्ग की हम अशुद्धि मिलाते हैं, एक तो हम मिलाते हैं 13वें वर्ग की और एक मिलाते हैं हम 15वें वर्ग की। ठीक है, इनमें से कोई एक हम मिलाते हैं। तो 15वें वर्ग में तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, ही डोनेटर होते हैं, और 13 वाले क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर कौन सा हो जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडियम। क्या आंसर हो जाएगा इसका, इंडियम इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, विलगित निकाय का कुल आवेश कैसा होता है, खाली स्थान होता है, मतलब संरक्षित होता है। क्या होता है, संरक्षित होता है। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। क्या होता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज। तो करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है, देखिए यहाँ पर जो धारा घनत्व, जैसे हम
शो करते हैं, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है I अपॉन में A, है ना। तो I के लिए एम्पियर, है ना, और A के लिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसकी जो SI यूनिट है वो क्या हो जाएगी, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। एक धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके खालिस्तान क्रम में एक अल्प प्रतिरोध जोड़ा जाता है। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, अ स्मॉल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ब्लैंक विद इट, है ना। तो एक धारामापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसे किस क्रम में जोड़ा जाता है, उसे पासरु क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, पासर या पैरेलल, सीक्वेंस में जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान खालिस्तान होता है। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सुपर कंडक्टर मेटेरियल इज। तो सुपर कंडक्टर मेटेरियल या अतिचालक पदार्थ है उसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होता है भाई, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना होता है, ये होता है ज़ीरो। क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है यहाँ पर, ज़ीरो इसका मान होता है। म्यू आर इक्वल टू 1+ का एम से हम बता सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में बदलता है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू, ये कौन सी एनर्जी में चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में या विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी में, कन्वर्ट कर। फिर देखिए, शुद्ध धारितीय परिपथ का शक्ति गुणांक खालिस्तान होता है। द पावर कोएफिशिएंट ऑफ अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज। तो इसका शक्ति गुणांक कितना होता है, इसका शक्ति गुणांक होता है कोस फाई। क्या होता है, कोस फाई। क्या होता है भाई, कोस फाई होता है, जहाँ पर फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है, देखिए फाई बराबर होता है पाई बाई 2। क्या होता है, पाई बाई 2। क्या होता है, पाई बाई 2। और कोस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, पाई बाई 2 का मान होता है 0। क्या होता है, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है 0। क्या होता है इसका आंसर हो जाता है 0। तो शुद्ध धारितीय परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ध्रुवण ही वह घटना है जो ये बताती है कि प्रकाश तरंगें खालिस्तान प्रकृति की होती है। पोलराइजेशन इज द फिनोमिनॉन विच शोज दैट लाइट वेव्स आर ऑफ ब्लैंक नेचर। किस नेचर की होती हैं, ये बताता है अनुप्रस्थ नेचर की। किस नेचर की बताता है, अनुप्रस्थ नेचर की बताता है, ठीक है। फिर देखिए, प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के खालिस्तान होता है। द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ब्लैंक टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर देखिए, थॉमसन मॉडल में परमाणु का आकार रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु आकार से खालिस्तान होता है। द साइज ऑफ द एटम ऑफ थॉमसन मॉडल इज ब्लैंक द एटॉमिक साइज इन रदरफोर्ड्स मॉडल से कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, समान या फिर भिन्न नहीं होता है, समान या कह सकते हैं भिन्न नहीं होता है, अलग नहीं होता है ना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम पदार्थों का खालिस्तान गुणधर्म उनके चालन बैंड और संयुक्ता बैंड के बीच के ऊर्जा अंतर पर निर्भर करता है। द ब्लैंक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटल डिपेंड्स ऑन द एनर्जी गैप बिटवीन देयर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ये किसको शो करता है, चालकता के गुणधर्म को। किसके गुणधर्म को, चालकता या कंडक्टिविटी, चालकता या कंडक्टिविटी के गुणधर्म को शो करता है। तो ये सब थे हमारे
फिल इन द ब्लैंक्स एंड MCQ क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में आखिर तक बनने के लिए धन्यवाद।